आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि जो हमारे सचवाला जी है, सीनियर एक्स मुस्लिम है और कुरान के टेक्स्ट के ऊपर बातें करते हैं। हमारे इस चैनल पे भी कई दफ़ा वो आए, मैंने और उन्होंने साथ में कई सारी डिस्कशन भी की है मोमिनों के साथ, और अब उनका खुद का एक चैनल है सचवाला नाम से। तो हुआ ये कि जब सचवाला जी ने अपने अंदाज में कुरान के टेक्स्ट पर, इस्लाम पर जब सवाल उठाए, एतराज़ उठाए, तो बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। बजाय इसके कि उनके एतराज़ का, उनके सवालों का जवाब देते, वो उन पर पर्सनल अटैक करने लगे और कई तरह के इल्ज़ाम उन पर लगाए। और हाल ही में ये हुआ कि एक मुफ्ती साहब के चैनल पर उनके एक भाई जुड़े और उन्होंने कुछ बातें सचवाला जी के ताल्लुक से बताई, और मुफ्तियों ने उसको ट्विस्ट कर कर अपने अंदाज में उसको पूछ कर, उसको घुमा कर, उसको गलत इंटरप्रिटेशन देकर उन्होंने सचवाला जी के कैरेक्टर को नीचा दिखाने की कोशिश की, या ये बताने की कोशिश की कि ये कोई एक अच्छा इंसान नहीं है। तो उसी कड़ी को लेकर आज हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा कहूँ मैं, या बहुत ज़बरदस्त एक इंसान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको स्ट्रीम में ले लेता हूँ और उनसे ही जानेंगे हम कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसकी क्या हकीकत है, और सचवाला जी के बारे में हम आज बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मैं स्टूडियो में इनवाइट करता हूँ मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस चैनल पर। थैंक यू साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सब दर्शकों को मेरा सलाम। जी, मोहम्मद भाई, हमें 1030 लोग देख रहे हैं और ये नंबर्स जो है वो और आगे बढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ, और मैंने आपका तारुफ नहीं कराया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने बारे में बताएं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताइए कि आप कौन हैं और सचवाला जी को कैसे जानते हैं, या सचवाला जी के साथ आपका यानी किस तरीके से आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं। जी, मेरा नाम जैसा आपने बताया सिर्फ मोहम्मद बताऊंगा। मैं अपनी पूरी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं करना चाहूँगा फॉर वेरियस रीजंस। तो मेरा नाम आपने जैसा बताया मोहम्मद है। मैं सचवाला जी का सबसे छोटा भाई हूँ। और जी, मतलब इंट्रोडक्शन के एस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो मैं अपने बारे में पर्सनली, मैं जैसे बताया कि मैंने अपने सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरी पहली लाइव स्ट्रीम है। जी, हम बिल्कुल समझ सकते हैं मोहम्मद भाई, लेकिन आप बिल्कुल एकदम फ्री रह के आप बात करिए, और कोई भी चीज़ जो आपको नहीं बतानी है आप उसको नहीं डिस्क्लोज करिए, और एकदम फ्री रहिए। ये समझिए कि आप एक दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री हो के आप बात करिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, खासकर पिछले 2-3 साल से जिस तरीके के हालात मेरे साथ हुए हैं, उन सब को लेकर मेरी खुद सेहत भी काफ़ी अफेक्ट हुई है। तो उसी के मतलब चीज़ें आप लोग को नज़र आएंगे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन ये है कि मैं सचवाला जी का सबसे छोटा भाई हूँ। मैं मेरे एजुकेशन के बारे में मैंने डबल मास्टर्स किया है। कंप्यूटर साइंस में मैंने मास्टर डिग्री हासिल की है, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैंने मास्टर्स किया है। उसके साथ साथ मैंने 2 पीएचडी की हैं। एक तो इंडिया से मैंने पीएचडी कंप्लीट की थी 2012 में, और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने जर्मन यूनिवर्सिटी से भी एक पीएचडी ऑलमोस्ट कंप्लीट, मेरा थीसिस वर्क सारा एक्सेप्ट हो चुका है, अभी फॉर्मेलिटीज़ बाकी है थोड़े बहुत। तो उस एतबार से अभी मेरा कंप्लीशन पे है पीएचडी का। यानी और इतनी स्टडी आपने की है, इतनी सारी स्टडी?
तो मतलब जी, सोच के भी डबल पीएचडी और जो चीज़ें आपने बताई, कमाल है सर, कमाल है। थैंक जी। यू साहब। तो बहरहाल मैं आगे कोई क्वेश्चन आंसर को करने से पहले साहिल मैं कुछ बातें सामने रखना चाह रहा हूँ बिल्कुल सर। कि देखिए मैं यहाँ पर किसी मान्यता को सपोर्ट या अगेंस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी की एक मान्यता होती है। तो खैर मेरे नज़दीक मैं जो बोलता हूँ, मैं जो समझता हूँ कि जो हक है उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो हर किसी का अलग-अलग तरीका होता है सपोर्ट करने का। तो मैं यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने या किसी को ऊपर करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी बस कोशिश ये रहेगी कि जो हक बात है, जो सच बात है, सबके सामने आए। और इसी ताल्लुक से मैं और एक चीज़ भी रखना चाहूँगा कि मैंने आप अपनी थोड़ा-सा ज़िंदगी में मेरे ख़्याल से जो हमारे दर्शक हैं, उनको थोड़ी आवाज़ आपकी लो आ रही है। मुझे तो सही आ रही है, लेकिन आप देखिए कोशिश करिए थोड़ा ऊँचा अगर आप बोल सकते हैं तो वो यानी लोगों को जो है वो एकदम क्लियर समझ में आएगी बातें। हालाँकि जी, मुझे तो क्लियर आ रही है, लेकिन कुछ लोग मैं तो हेडफ़ोन लगाया हूँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ी-सी आवाज़ आपकी लो है। जी, अभी ठीक है? थोड़ी बेहतर है? जी, जी। तो मैंने जैसा बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी में जिसकी सबसे ज़्यादा जिससे मैंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त की है, वो है मेरी माँ। तो मैं उस माँ का वास्ता देकर कहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा, बिल्कुल सच कहूँगा और यहाँ पर मेरी यही कोशिश होगी कि मेरे कुछ जो भी बयानबाज़ी होगी, उससे मैं चाहूँगा कि किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर होती है कुछ मतलब गलतफ़हमी की वजह से या फिर कुछ इंस्टेंसेस पे, तो मैं पहले ही उनसे सबसे तहे दिल से माफ़ी माँगता हूँ। जी, नहीं हम भी चाहते हैं कि दुनिया के सामने हकीकत आए और सच आए और सच जो है वो चाहे कड़वा हो या मीठा हो या अच्छा हो, एक इंसान को उसको कबूल करना चाहिए। चाहे वो उसके खिलाफ क्यों ना हो, उसके घरवालों के खिलाफ क्यों ना हो और पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना हो, अगर वो सच है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने ये मैसेज रखा। क्या हम अभी अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े या इसमें कुछ आपको और पॉइंट ऐड करना है? जी, जी, हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो एक चीज़ तो दोस्तों क्लियर हो गई कि मोहम्मद भाई जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये काफ़ी एजुकेटेड बैकग्राउंड यानी बहुत एजुकेशन इन्होंने ली है और ये सचवाला जी के सबसे छोटे भाई हैं और ये आज जो है अपनी कोई भी जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो मान्यता है, वो सामने रखने नहीं आए हैं, बल्कि सचवाला जी के ताल्लुक से जो भी हकीकत है, सच्चाई है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी माँ का वास्ता है या यानी उन्होंने माँ का अपने हवाला दिया है जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो जो भी कहेंगे सच कहेंगे। तो आइए दोस्तों हम इनसे जानते हैं अगले कुछ डिटेल्स। तो आपसे अगला सवाल मेरा ये है मोहम्मद भाई कि इतना टाइम सचवाला जी के साथ आपने गुजारा, जी। तो आपने सचवाला जी को कैसे पाया पर्सनल लेवल पर? जी, पर्सनल लेवल पर जब मैं सचवाला जी को देखता हूँ, बचपन से हम उनको अपना एक रोल मॉडल सिर्फ़ ना कि सिर्फ़ मैं बल्कि हमारे सब भाई-बहन, सबके लिए वो एक रोल मॉडल थे। निहायत ही रहमदिल, बाअख़लाक़, शरीफ़ुन-नफ़्स इंसान और हर किसी से मोहब्बत, माँ-बाप से एहतराम, भाई-बहनों के लिए मतलब शफ़क़त, बहुत ही मुख़लिस, सिर्फ़ ना कि सिर्फ़ हमारे भाई-बहन बल्कि हम जिस मोहल्ले में भी रहते थे, आस-पड़ोस हर किसी का यही मानना है और यही वो लोग आपको गवाही देंगे कि सचवाला जी जो है एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर के बहुत ही मतलब नरम दिल टाइप के इंसान हैं। और इसके साथ-साथ मैं सिर्फ़ ना कि सचवाला जी बल्कि मैं ये बोलूँगा कि मेरे सारे भाई-बहन दुनिया के मैं जितने भी अपने लोगों से मुलाकात किया हूँ, मैं को नज़र में रखते हुए ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे सारे भाई-बहन, सारे हमारे घर वाले जो है बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं पर्सनल लेवल पर। हर जी, किसी में एक-दूसरे के लिए मोहब्बत, शफ़क़त, नरम दिली, बदमाशी कोई चीज़ में नहीं, पर्सनल लेवल पर।
तो ये चीज़ मतलब एक हमारे घर में मेरी माँ के, मेरे वालिद साहब के मतलब परवरिश का नतीजा है कि हम सब भाई-बहन के बेहतरीन अखलाक है। और रही बात सचवाला जी की, वो तो मतलब हम सब में एक यूनिक है। उसका मैं कुछ हुँ, एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसा मैंने जी, बताया कि हम 10 भाई-बहन हैं और सचवाला जी हम भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं। तो उस वो मतलब जब 17-18 साल, मेरे ख़्याल से 16-17 साल के जब थे, तो वो दौरान मेरे वालिद साहब की नौकरी चली गई थी। तो वो एज में उन्होंने वालिद साहब के सपोर्ट के लिए अपने आप को मतलब फ़ील्ड में उतारा, जॉब करने लगे और वो भी जॉब खुद मतलब हमारे इंडिया में नहीं, बल्कि वो एज में वो सऊदी गए। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा गौर करने लायक है साहिल, कि आज हमारा जो पर्सपेक्टिव है सऊदी का, काफ़ी चेंजेस आए हैं, हालात बदले हैं, बहुत चीज़ों में सुधार आया है। लेकिन अगर आप आज से मतलब 30-35 साल पहले अगर का मतलब सिचुएशन आप देखोगे, खुद इंडिया में मतलब वो तसव्वुर नहीं था कि कोई बाहर जाकर अकेला काम करे। तो वो सिचुएशन में उतनी कम उम्री में अपने भाई-बहनों की परवरिश की ज़िम्मेदारी उन्होंने ली थी। और उसमें अपने आप को मतलब मैं तो कहूँगा कि सैक्रिफ़ाइस था उनका, अपने सारे उम्मीदें, अपने सारे गोल्स जो थे लाइफ़ के, अपने भाई-बहनों के लिए उन्होंने निछावर कर दिए। तो इन शॉर्ट वो मेरी नज़र में एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं और उनके कैरेक्टर जो भी है, हर कोई जानता है उस चीज़ को, हमारे जो पर्सनल या फिर रिश्तेदार हो या जो भी हो, हर कोई इसकी गवाही दे सकते हैं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर के हामिल है। जी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यानी जो उनके जो दूसरे वाले भाई जो आए थे, उन्होंने भी इस बात की गवाही दी थी कि वो पर्सनल लेवल पर वो एक मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने भी बताया कि जिस तरीके से सचवाला जी ने काफ़ी यंग एज में एक ज़िम्मेदारी ली अपने वालिद साहब, अपने अब्बू को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो घर में जो भाई-बहन हैं उनका भी जो है पालन-पोषण अच्छे से हो। तो एक बात तो लोगों के सामने आ गई कि सचवाला जी जो है वो पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका कैरेक्टर अच्छा है और एक बेहतरीन किस्म के जो आस-पास के लोग हैं, घर वाले तो छोड़ दीजिए, जो जी, आस-पास के लोग हैं वो भी उनकी इज़्ज़त करते थे, उनको एक अच्छा इंसान समझते हैं। जी बिल्कुल। जी। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे अगला सवाल ये है कि क्या सचवाला जी पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं? जैसे कई सारे मुफ्ती या जो प्रो इस्लामिक चैनल्स हैं या कई सारे जो मोमिन हमारे भाई हैं, वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि ये जो एक्टिविज़्म सचवाला जी कर रहे हैं, वो पैसों के लिए है और कोई बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए साहिल, इस पर तो मैं एक बात कहूँगा कि ये तो एक आम रुझान है कि जब कोई चीज़ इस्लाम के खिलाफ बोली जाती है तो मतलब इमीडिएटली उसको कोरिलेट किया जाता है कि ये शोहरत पाने के लिए या पैसा कमाने का एक ज़रिया समझा जाता है और इसको कंप्लीटली नज़रअंदाज किया जाता है कि वो बात क्या कर रहे हैं। वो मतलब जी। किस लिए बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को, हकीकतों को साइड में रखकर सिर्फ़ इसी को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि ये शोहरत पाने के लिए या पैसे कमाने के लिए का ज़रिया है। लेकिन इसको मैं एक क्लैरिफ़िकेशन ये दूँगा कि ये तो बिल्कुल बहुत ही बेबुनियाद और गलत बात है कि वो सचवाला जी जो है ये पैसे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो ये काम शुरू करने से पहले, ज़माने पहले से ही एक माने वो बहुत ही अच्छी जॉब करते थे सऊदी में और काफ़ी हैंडसम सैलरी थी उनकी, मतलब हर चीज़ में वो सेल्फ सफिशिएंट थे। उनको मतलब ऐसा पैसा कमाने का, ऐसा करने का कोई वो नहीं था कि भई ये एक कोई जॉबलेस है, वो जॉबलेस होने की वजह से वो मतलब एक ज़रिया ढूँढ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इवन वो सऊदी से वापस इंडिया आ जाने पर भी वो मतलब सेल्फ सफिशिएंट थे। उनके जो भी इन्वेस्टमेंट थे, जो भी थे, मतलब वो एक, पहली बात तो वो एक बहुत सिंपल लाइफ़ गुज़ारते हैं।
उनकी कोई मतलब ऐसा आराइश या फिर कोई ऐसे शौक नहीं है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो। वो एक सेल्फ सफिशिएंट थे, वो मतलब बिल्कुल भी एक किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट जैसा नहीं था, जो कि मतलब मुफ्तियाँ इकराम जो बताते हैं कि पैसे के लिए उन्होंने ये किया, ये बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट वो तो मतलब अपनी सारी तवानाई, अपनी जवानी, अपना पैसा हम सब के ऊपर न्योछावर किए सो है। तो अगर वो पैसे की मोहब्बत होती तो वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी ये चीज़ों का नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक इंसान जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, उन्होंने उनकी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी और उनका बल्कि ऐसा नहीं कि लालची इंसान है कि बस अपना देख रहा है और ना भाई से मतलब है, ना बहनों से मतलब है, ना फैमिली वालों से मतलब है, बल्कि दिल खोलकर उन्होंने अपनी अपनी जो फैमिली है, अपनी जो भाई है, बहन है, उनका ख्याल रखा उन्होंने। तो इस बेशक, तरीके के इल्ज़ाम लगाना कि वो पैसों के लिए कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी यानी ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है जो आप लोग जो है वो किसी के बारे में इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन और तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है। और खुद बिल्कुल। आप देखिए कि क्या इस्लाम जिस इस्लाम के आप पैरोकार हैं, जिस इस्लाम को आप सबसे सच्चा और अच्छा मज़हब समझते हैं, तो क्या वो इस बात की आपको इजाज़त देता है कि आप किसी के ऊपर जो है बिना सबूत के आप इल्ज़ाम लगाओ? इस बात पे आपको गौर बेशक, करना पड़ेगा। किसी की यानी कोई एक काम आपके खिलाफ कर रहा है, तो क्या आपके लिए ये जायज़ हो जाता है कि आप उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाओ, प्रोपेगेंडा चलाओ कि ये बंदा जो है वो पैसों के लिए कर रहा है? हालाँकि ये बात आप लोगों के सामने आ गई कि वेल सेटल इंसान है सचवाला जी। उनको ये सुपर चैट्स और ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास उन्होंने जो कमाया उसमें उनका इन्वेस्टमेंट है और वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ एक अच्छी लाइफ वो गुजार रहे थे और अभी भी गुजार रहे हैं। कुछ ऐड करना है इसमें मोहम्मद भाई आपको? जी। जी, साहिल भाई, और एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूँ कि जी, उनकी सारी ज़िंदगी की जो पूँजी थी, उनका जो सरमाया था, घर का एक आरज़ू-अरमानों से उन्होंने जो घर बनाया था, ये चीज़ों के चलते हुए, ये चीज़ों के हक़ बात की मतलब चीज़ों को के लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस की। ऐसे हालात पैदा हो गए थे, ख़ैर मैं वो डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किसने वो इन्फॉर्मेशन किससे, किस ज़रिए से लीक की, जो मतलब उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई और वो सारी उनकी जो मेहनत की कमाई थी और जो अपना पर्सनल घर, जो उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा उसका लगाव था, वो सब चीज़ों को उनको सैक्रिफ़ाइस करके छोड़ के, अपनी बीवी बच्चे की सलामती के लिए वो सब छोड़कर निकल गए। और ये कोई नहीं जानता साहिल, मैं अपना दिल से देखा सो हूँ, अपने दिल से ये चीज़ों को मैं इवैल्यूएट किया हूँ, अपनी आँखों से देखा हूँ कि वो किस किस तरीके से मुसीबतों का सामना किए। लेकिन बस सच का साथ देने के लिए उन्होंने अपने अपने एथिक्स को, अपने चीज़ों को उन्होंने सैक्रिफाइस किया। जस्ट बिकॉज़ ही वांटेड टू, मतलब वो चाहते थे कि बस सच का साथ हो। उसमें उन्होंने कई मुश्किलात का सामना किया और आज भी कर रहे हैं। जी मेरे अगर आप लोगों को दिख रहा है तो रोंगटे खड़े हो गए हैं आपकी बात सुन के क्योंकि इस तरीके से अपने एथिक्स पर रहना चाहे अपना नुकसान हो जाए ये हर किसी के बस के बात नहीं है दोस्तों और कोई अगर इतने लेवल पे सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसकी बातों को सुनना और उस पे कम से कम उसकी बात को सुनना तो ये एक इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हर चीज़ उन्होंने सैक्रिफाइस कर दी जो इतनी मेहनत करके उन्होंने एक घर बनाया था, एक रहने के लिए अपना बंगला बनाया था या एक आशियाना बनाया था। आज इस सच्चाई को लोगों के सामने पेश करने के लिए उन्हें वो सब चीज़ छोड़ के जाना पड़ा। तो ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस जो है कोई देता नहीं है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा 2150 लोग हमें देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सचवाला जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग सचवाला जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और उनकी हम एक अलग तरीके से अपनी बात को पेश करते हैं इस्लाम को लेकर, और सचवाला जी का एक बहुत ही अलग अंदाज है। तो आप लोग प्लीज़ जितने लोग जो देख रहे हैं उनमें से अगर किसी ने सचवाला जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और सचवाला जी के लिए एक गुलाब का फूल तो कमेंट में बनता है दोस्तों। जितने लोग सचवाले जी से मोहब्बत करते हैं, उनके इस सच्चाई से, उनके इस सैक्रिफाइस से मोहब्बत अगर करते हैं आप, तो प्लीज़ सचवाला जी के लिए आप एक गुलाब का फूल कमेंट में ज़रूर भेजिए। हम आगे बढ़ते हैं जब तक मोहम्मद भाई, जो आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि सचवाला जी जो है वो हर जगह नाकाम हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, जो एक्टिविज़्म उन्होंने स्टार्ट किया है। तो क्या ये बात सही है कि वो हर जगह नाकाम होते जा रहे थे, तो सोचा कि चलो हर जगह से नाकामी मिल रही है तो इस्लाम एक टॉपिक ले लेते हैं, और उसको ही जो है वो फिर उसमें कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे भाइयों का ये कहना है या ये मानना है कि अगर किसी को फेमस होना है, फेम पाना है, कामयाबी चाहिए, तो वो इस्लाम की बुराई कर दे, वो फेमस हो जाता है। तो ऐसा कुछ मामला था सचवाला जी के साथ, कुछ बताएंगे आप? ये भी बहुत ही बेबुनियाद इल्ज़ाम है सचवाला जी पर, क्योंकि मैंने पर्सनली उनकी, जैसे मैंने अभी पिछले वाले सवाल पे बताया कि वो सेल्फ सफिशिएंट थे। और रही बात हर तरफ नाकामी जो बता रहे हैं, मुझे कभी सोचकर ताज्जुब भी होता है, हँसी भी आती है कि यहाँ पर एक चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है साहिल, कि पर्सनल लेवल पर सचवाला जी के इतने ज़्यादा काबिलियत है चीज़ों की, कि वो चाहते तो मतलब वो अपना पर्सनल बिज़नेस भी चला सकते थे। और उनकी मतलब कैलीग्राफिस की जो काबिलियत है उनकी, या दूसरी चीज़ों की जो बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे उनके स्किल्स है, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए वो बआसानी के साथ कई चीज़ें कर सकते थे। लेकिन उनका ये मानना था कि वो सऊदी से जब जॉब छोड़कर आए थे, वो अपनी फैमिली के लिए आए थे। खैर मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि वो क्या पर्सनल रीज़न थे जिसके बेसिस पे उनको फैमिली के लिए वो भी जॉब सैक्रिफाइस करके आए। तो उनका ये मानना था कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैं सारी तवनाई जो है मैं अपने वालिद साहब, क्योंकि मेरे वालिदा का तो इंतकाल हो चुका था, तो मेरे वालिद साहब की खिदमत या फिर अपनी खुद पर्सनल लाइफ, बीवी बच्चों में पूरा अपनी मतलब टाइम उनके साथ गुजारना चाहते थे। तो उनका कभी भी ऐसा नहीं था कि वो मैं कुछ जॉब ढूंढूंगा यहाँ पर, जिसमें नाकामी की तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। जी। अगर वो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने सचवाला जी पर इतने बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगाए, उनके जो दूसरे भाई से बातें सुनकर, ट्विस्ट कर कर, आप लोगों को थोड़ी-सी अगर गैरत है, तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको, और आपको जो है एक्सट्रीम करके इस बात का इकरार करना चाहिए कि हमने जो पर्सनल उनका जो कैरेक्टर असैसिनेशन अगर हम कह लें, वो आपने जो कोशिश की थी, आपको आके अगर आप वाक़ई में सच्चे हैं, तो आपको एक्सट्रीम करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपने ये काम गलत किया था। क्योंकि देखिए, ये भी सचवाला जी के भाई है, आप जो उनके दूसरे भाई से कनेक्टेड है, आप उनसे चेक कर लीजिए कि वाक़ई में ये उनके भाई है या नहीं भाई है, आपको पता चल जाएगा। और इनकी बात भी सुनिए, हो सकता है कि आपकी आँखें खुल जाए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपसे कि क्या सचवाला जी, क्योंकि ये इल्ज़ाम भी बहुत लगता है, तो सवाल ये है कि क्या सचवाला जी किसी स्पेसिफ़िक ऑर्गेनाइज़ेशन के मोहरे हैं, जो उनसे ये काम करवा रही है? क्योंकि जिस तरीके से अगर कोई ये एक्टिविज़्म करता है, तो सबसे पहला इल्ज़ाम उन पे ये लग जाता है कि ये संघी है, ये आरएसएस के एजेंट है, ये यहूदियों की साज़िश है, ये काफ़ी सारे इनको जो है वो बैक सपोर्ट में इनको जो है फाइनेंसिंग की जाती है। तो क्या इस तरीके की बात है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनको हायर करी है, या वो एक मोहरे बन गए हैं सचवाला जी, और उस वजह से ये काम कर रहे हैं? देखिए साहिल, इस बात पे मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए।
पहली सबसे बड़ी जो मतलब बात है कि हम मुसलमानों में विक्टिम कार्ड प्ले करने का बहुत मतलब एक आम रुझान है कि बिल्कुल, जब बिल्कुल। कोई चीज़ हमारे ऊपर उँगली उठाई जाती या कोई चीज़ को निशानदेही करते तो उसको फौरी विक्टिम कार्ड प्ले हो जाता है। चाहे वो मतलब यहूदियों की साज़िश हो या आरएसएस का हाथ हो या संघ परिवार का हो। ये मतलब ये बहुत मतलब टिप ऑफ द टंग पर होता है, बिना कोई चीज़ के सोचे-समझे उनका ये बहुत आसानी से एक्सक्यूज़ ज़ुबान पे आ जाता है। तो ये भी मतलब बिल्कुल बेबुनियाद बात है, जो सचवाला जी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से, तो वो खुद जानते हैं कि वो मतलब किस तरीके के इंसान हैं। ना तो उन्होंने कभी किसी दूसरी आइडियोलॉजी को सराहाया है या उसको सपोर्ट करने के लिए अपने उसूलों को सैक्रिफाइस किया है। ये बिल्कुल भी नागवार बात है और ये इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। अगर वो चाहते, आप खुद जानते हैं कि मतलब दुनिया में कई ऑप्शंस होते हैं कि भाई किसी को बदनाम करना है या किसी के साथ वो करना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ सकता है इंसान। लेकिन उन्होंने अपना जब तक अपना खुद का चैनल पर्सनल लेवल पे उन्होंने शुरू नहीं किया, कई जगह पर गए अपनी बात रखे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जो जिस जगह पर भी जाते हैं वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनकी आइडियोलॉजी या उनके मंसूबों के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। थोड़े ठंडे दिमाग से हर किसी को सोचना चाहिए कि और इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या उन्होंने कोई भी जगह पर जब गए गए तो वो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी खुद की जो बात थी उसके अलावा और कोई चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की या नहीं की। ये भी हमको जब इवैल्यूएशन करेंगे तो हर किसी के सामने सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल, बल्कि मैं इसमें एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक है और जो सचवाला जी के चैनल से वाकिफ़ है, उनकी स्ट्रीम्स देखी है। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 7-8 महीने से या मेरे ख़्याल से 9 महीने से जब से सचवाला जी का खुद का चैनल ओपन हुआ है, वो किसी और चैनल पे नहीं गए। कोई जी, भी चैनल पे ना नहीं गए हैं वो, ना कोई प्रो हिंदू चैनल पे गए हैं या प्रो क्रिश्चियन या फिर एंटी हिंदू, कोई भी चैनल पे सचवाला जी नहीं गए। तो इस तरीके के इल्ज़ाम लगाने से पहले एक इंसान को सोचना चाहिए। कोई अगर उनको ये कहता है कि वो यानी टुन्नियों की गोद में बैठे हुए हैं या फिर वो हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं, इस तरीके से अगर सचवाला जी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो मेरे ख़्याल से ये बड़ी ही बेबुनियाद बात है, क्योंकि उनका रुझान तो किसी तरफ नहीं है। वो तो बेशक। कोई चैनल पे भी नहीं जाते हैं। तो आप किस किस तरीके से आप लोग जो है वो इस तरीके के इल्ज़ाम जो है सचवाला जी पे लगा सकते हैं? हाँ, उनकी कोई अगर बात आपको गलत लगती है तो उस बात को बताइए और उस पे आपका काउंटर आर्गुमेंट दीजिए कि सचवाला जी ने ये जो बात कही है, ये जो इंटरप्रिटेशन किया है, ये सही नहीं है, गलत है और वो इस बुनियाद पे सही नहीं है। मैं भी कुछ चीज़ों से कुछ बातों में मुत्तफ़िक नहीं हूँ सचवाला जी के, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कुछ भी इल्ज़ाम लगा दूँ उनके ऊपर। अगर आप बेशक। कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उसके साथ अपना काउंटर आर्गुमेंट आप पेश करें और उसके बाद आप कोई बात रखें। इस तरीके से इल्ज़ाम लगाना मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है और ये इंसानियत के भी खिलाफ है। आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं। जी, इसमें मैं कुछ और एक ऐड चीज़ करना है? बात जी, जी। मैं ये करना चाह रहा था साहिल कि देखिए हर किसी के अपनी एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या फिर थिंकिंग के डिफरेंसेस होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जगह पर आप जाकर कुछ बोल रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनसे 100% चीज़ों को अलाइन करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। मेरे भी कई डिफरेंसेस है, कई चीज़ों को लेकर मतलब कई लोगों के साथ, मैं जिसको मेरे टीचर्स हो, प्रोफ़ेसर्स हो या सचवाला जी हो, मेरा उनसे बातचीत या रिश्ता रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं 100% उनसे अलाइन हूँ। कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि बस जस्ट डिफरेंसेस है तो उसके लिए टारगेट किया जाए या फिर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया जाए कि बस जस्ट बिकॉज़ उन्होंने वो चैनल पे गए तो उसको एंडोर्स कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली अगर देखा गया एक जनरल लेवल पे मैं बोलूँगा तो ये तो बौखलाहट है लोगों की, जब इल्मी बहस उनसे नहीं कर पाते, उनके सवालों का जवाब नहीं होता है, तो पर्सनल अटैक्स पर उतरते हैं। ये तो मतलब कॉमन टेंडेंसी है लोगों की।
और ये हर कोई जानते हैं, तो इस पे कुछ ज़्यादा मैं और मज़ीद नहीं बोलूँगा, लोग समझदार हैं, हालांकि समझ जाए। मोहम्मद भाई, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, हमारे जितने मोमिन भाई है उनके समझने के लिए, और जो जिस तरीके से कोई अगर पर्सनल अटैक करता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक इंसान के अंदर वो बुराई है भी जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई नबी नहीं है, वो कोई रोल मॉडल नहीं है। वो सवाल क्या कर रहा है, वो बात क्या बता रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसको समझना है तो आप खुद देखिए कि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि काफ़ी फेमस हदीस है, काफ़ी मर्तबा हमने ये मस्जिदों में और बयानों में इस हदीस को सुना है कि एक मर्तबा जो है वो शैतान इंसान की शक्ल में आया और उसने कुछ चोरी की माले गनीमत में से, और उसके बाद सहाबा ने उनको पकड़ा तो वो हर बार जो है बहाना बनाया कि अगली बार नहीं करूँगा, अगली बार नहीं करूँगा। तो 2-3 बार ऐसा वाक़या हुआ, और उसके बाद फिर फाइनली फिर से जब उसने चोरी की तो सहाबा ने कहा कि नहीं, अब तो हम आपको लेके जाएँगे। मफ़हूम बता रहा हूँ हदीस का जो मैंने सुना था। तो शैतान ने कहा कि ठीक है, मुझे इस बार छोड़ दो और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपके काम आएगी। और उसने शायद आयतुल कुर्सी शायद बताई थी कि अगर आप इसकी तिलावत करोगे या पढ़ोगे तो शैतान आपके करीब भी नहीं आएगा, इस तरीके की एक हदीस है। तो जब ये वाक़या सहाबा ने जाके रसूलुल्लाह को बताया तो अल्लाह के रसूल ने कहा उनको कि वो शख्स था तो बड़ा झूठा, लेकिन उसने बात बड़ी सही की है। हुँ, तो ये चीज़ें हैं कि एक अगर शैतान इब्लीस भी अगर आपको सच्ची बात दे तो उसको आपको कबूल कर लेना चाहिए। उस पे पर्सनल अटैक करके और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करके जो आप लोगों में प्रॉब्लम है वो तो सही नहीं हो जाएगा ना। तो ये लॉजिक बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता है कि जैसे कि मोहम्मद भाई ने बताया कि उनके सवालों के जवाब आप लोगों के पास नहीं है तो आप पर्सनल अटैक कर रहे हो। बिल्कुल। तो इन बातों पे जो है हमारे मोमिन भाइयों को और ख़ास करके उन मौलवी हज़रात को, मुफ्तियान किराम को इन बातों पे गौर करना चाहिए किसी पे पर्सनल अटैक करने के बजाय। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं और अगला सवाल आपसे ये है कि क्या सचवाला जी ने अपने घर वालों को नहीं बख्शा? जैसे कि मुफ्तियों का आरोप है कि वो यानी अपने घर वालों पर सख्त थे और जितने भी प्रॉब्लम है वो सचवाला जी की वजह से क्रिएट हुई है। सचवाला जी ने फोर्स किया है या इस तरीके की जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सचवाला जी के ऊपर, इसकी क्या हकीकत है? जी, देखिए यहाँ पर ये भी बात बड़ी बेबुनियाद है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट किया गया है। पता नहीं उसके पीछे क्या मकसद था। लेकिन मैंने पहले भी जैसे बताया कि सचवाला जी हमेशा से ही हर किसी के साथ, चाहे वो उनकी आइडियोलॉजी को मानते हो या उसके खिलाफ हो, जो भी हो, हर हर किसी के साथ नरमदिली का मुज़ाहरा किया है, चाहे वो अपनी पर्सनल फैमिली के बारे में हो या भाई-बहन के बारे में हो, हर किसी के साथ नरम दिली से वो चीज़ों को हैंडल किया है। नो डाउट उनके साथ कई चीज़ें में कई लोगों की बदतमीज़ियाँ होती थी या उनके खिलाफ, खैर मैं वो डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि आई एम अगेंस्ट डिस्कसिंग एनी पर्सनल थिंग्स। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर सवाल किए तो इसका क्लैरिफ़िकेशन ज़रूरी था। तो ये बोलना चाहूँगा कि उनके साथ बहुत बहुत सारी चीज़ों की मतलब उनके साथ ज़ुल्म किया गया, उनके साथ बेहुरमती की गई, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी किसी के साथ नाज़ेबा बात करना तो दूर की बात है, मतलब किसी के साथ अ, वो मतलब सोच भी नहीं सकते हम कि वो किसी के साथ बदतमीज़ी करेंगे या किसी के साथ हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करके करेंगे। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। वो हमेशा हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत से, आप खुद देखते हैं कि उनके चैनल पे जिस तरीके के लोग आके उनको इंस्टिगेट करते हैं या फिर उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो उनका रवैया क्या होता है, बस आप उसको इमेजिन करिए। उसी तरीके का रवैया घरवालों के साथ
भी था उनका। हालाँकि कई सिचुएशन ऐसे आए जहाँ पर मतलब उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया, उनको घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाला गया, उसके बावजूद भी बस वो अपनी आँखों में घर से हाथ पकड़कर निकाला गया? सॉरी मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो रहा हूँ। मैं आपके जज़्बात को समझ सकता हूँ मोहम्मद भाई। यार जो इल्ज़ाम लगाते हो, यार जिस जिस भी खुदा को मानते हो, क्या मुँह दिखाओगे उसको? ऐसा इंसान जिनके ऊपर ज़ुल्म किया गया, तुमने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो खुद बातिल है, वो खुद ज़ालिम है। इस तरीके के आप लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिए, सिर्फ़ इसलिए कि आप लोगों के पास जवाब नहीं है उनके सवालों का। खुद उनके औलाद ने उनके साथ किस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल किया, खुद मेरे भाभी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे घर में वालिदा के बाद मैंने किसी को एक आला मुक़ाम दिया अपने घर में, उनको मैं हमेशा अपनी माँ की बराबर जगह दी, उनके साथ हर किस्म की मतलब जो भी मदद हो या फिर चीज़ों को हेल्प करने की बात है, काउंसलिंग करने की बात है या नाइत्तेफ़ाक़ियों को दूर करने की बात है, मैंने अपने आप को निछावर कर दिया, हर जगह, हर तरीके से जो भी मैं कर सकता था। लेकिन ये बोलना कि सचवाला जी ने सख्ती के साथ और गैर मतलब इंसानी सलूक किया है, ये बिल्कुल भी गलत बात है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है उन पर। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि कि यानी मैं बहुत सख्त इंसान हूँ, मतलब खुद के लिए, मैं दूसरों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ तो पहले से। मैं लेकिन खुद के लिए बहुत सख्त हूँ, मुझे रोना नहीं आता है, मैं कभी जो है कोई अगर मुझे गाली भी दे या फिर कुछ नुकसान भी पहुँचाए तो मैं ट्रिगर नहीं होता हूँ। इतना सख्त और यानी खुद के लिए कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ भी दे दे तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सचवाला जी स्टार्टिंग में जब वो चैनल पर आना शुरू किए थे और कई मर्तबा जो है सचवाला जी रो दिए, अपनी फैमिली का हवाला देके, तो मैं मतलब हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं सोचता था कि यार मतलब एक इंसान रो कैसे सकता है? यानी सचवाला जी रोते क्यों है? इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं सचवाला जी? मैंने मतलब ये स्ट्रीम में कभी बोला नहीं, लेकिन मैं ये दिल में सोचता था कि सचवाले जी इतना इमोशनल क्यों हो जाते हैं? उनको रोना क्यों आता है? और वो बार-बार ये क्यों कहते हैं कि मेरे मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे घरवालों ने मुझे छोड़ दिया। ये क्यों कहते हैं? इतना क्यों इमोशनल है? तो क्योंकि मैं तो सख्त हूँ ना, मैं कैसे किसी की फीलिंग समझूँगा? लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है जब उनके भाई ने ये चीज़ें बताई कि ऐसा-ऐसा सलूक किया गया, एक ऐसे इंसान के साथ जिसने इन भाई-बहन को, अपनी औलाद को एक अच्छी ज़िंदगी, एक वेल सेटल ज़िंदगी जो होती है ना, जिसमें इंसान जो है वो तकलीफ़ नहीं होती है, उसके पास खाने के लिए अच्छा होता है, उसके पास पहनने के लिए अच्छा होता है, उसको घूमने के लिए उसके पास सब चीज़ें होती है। वो देने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस की। उन्होंने भाइयों को पाला, बहनों को पाला और भी आगे ये बताएँगे। तो ऐसे शख्स के साथ सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि वो उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, खिलाफ है, वो उसको गलत मानता है और वो खुद फ़ॉलो नहीं कर रहा है, बस इस बुनियाद पे ऐसा सलूक होना चाहिए अपने ही घरवालों के साथ जो आपके लिए इतना कुछ किया? क्या यहाँ आपने पर वो सब भूल गए? जी। जी, आपको कुछ ऐड यहाँ करना पर है मोहम्मद भाई? हालाँकि मैं तो ये डिस्कस नहीं करना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पर अब सवाल आया तो मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट एक बता दूँ जी। कि सचवाला जी ने जो सहा है, अगर उनकी जगह कोई और होता तो यकीन जानिए वो कब की बिखर जाता या फिर अपना आपा खो देता या फिर मतलब एक अनकंट्रोल्ड वे में चीज़ों को हैंडल करता। ये तो डिप्रेशन में हो सकता सचवाला है कि इंसान चला जाता। जी, सचवाला जी का ज़र्फ़ है कि इतना सहने के बाद भी उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चीज़ें हैं देखने का या वो करने का सहनशीलता जो बोलते हैं,
उसको मैं सलाम करता हूँ। एक ऐसा मौका आया था साहिल जहाँ पर मेरे घर के एक फर्द ने, मैं तो खैर नाम नहीं बताऊंगा कोई चीज, उसने जब सचवाला जी मतलब खुनानिस्ट हुए थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ा भी नहीं था, वो दौरान की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे घर के एक फर्द ने, जो उनकी गोद में खेला सो है, वो उनको मैसेज करके बोलता है कि तुम बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारा काम पहचान लूंगा, मतलब तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ओ तो आप हो। यकीन जानिए कि ये जब बात मुझे मालूम हुई, वो भी सचवाला जी ने नहीं बताया, किसी और से मेरे को जब मालूम हुई, तो मैं इतना ज्यादा गुस्से में आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, इमोशनल हूँ। तो ये जब सुना मैं, तो मेरे को इतनी तकलीफ हुई और इतना गुस्से में आ गया मैं। तो मैं सचवाला जी को कॉल किया और बोला, सचवाला जी आप वो मेरे को मैसेज फॉरवर्ड करिए, मैं इसकी कार्रवाई करूंगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे सचवाला जी ने क्या जवाब दिया। बोला, बेटा वो नासमझ है, अगर हम भी उन्हीं की तरह चीजों को रिएक्ट करके उनके खिलाफ कदम उठाएंगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और जब उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमको होगी। तो ये है उनका कैरेक्टर, ये है उनका चीजों को देखने का तरीका, और उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि वो सख्त दिल है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और लोगों को सोचना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो आपके जो फैमिली मेंबर्स है, भाई बहन है, आपके वालिद साहब है, उनको भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि इतनी जो सख्ती है सिर्फ इस बुनियाद पे कोई इस्लाम को नहीं मान रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो भी ये स्ट्रीम को देख रहे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। सिर्फ आइडियोलॉजी के डिफरेंस से जो है हम अपना रिश्ता नहीं खो सकते। और अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे मोहम्मद भाई ने कहा कि ये जो बात कही है उनके फैमिली मेंबर ने, वो तब नहीं कही जब उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था। ये बात तभी कही गई जब सचवाला जी बस एक फिरके से निकलकर दूसरे फिरके में आ गए थे। वो जो भी फिरके के थे, मेरे ख्याल से वो अहले हदीस थे, फिरके से, अहले हदीस फिरके से उनका ताल्लुक था। वो फिरके से निकलकर जब उनको हदीसें जो है उसमें यानी अजीब लगने लगी, क्योंकि अजीब है हदीसें, बहुत सारी चीज़ें उसमें अजीब है। जब उनको अजीब लगने लगी तो वो हदीसों से अपना ताल्लुक छुड़ा के जब वो कुरानिस्ट हुए, कुरानिस्ट यानी सिर्फ कुरान पर यानी वो समझ रहे थे कि सिर्फ कुरान ही सही है और हदीसों का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इस मरहले में ये बात कही गई है, और ये मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि और ये हाल सिर्फ सचवाला जी का नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखो। अगर जितने मोमिन भाई देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये सिर्फ सचवाला जी की बात नहीं है। ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मुस्लिम घराने में, मुसलमानों में, एक इंसान अगर कोई फैमिली मेंबर एक फिरके से निकलकर दूसरे फिरके में भी चला जाए, बरेलवी से वो देवबंदी हो जाए या देवबंदी से अहले हदीस हो जाए या कुछ और हो जाए, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कई दिन तक लड़ाई झगड़े चलते हैं घर पे, बातें बंद हो जाती है। ये हाल हो रहा है हमारे यानी मुस्लिम उम्मत में, मुस्लिम कौम का ये हाल है कि टॉलरेंस लेवल एकदम जीरो होता जा रहा है और है। तो ये चीज़ों से हमें उभरना पड़ेगा, हमारी कौम को उभरना पड़ेगा इस चीज़ों से। अपना टॉलरेंस लेवल जो है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मुसलमान बहनों, माओ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बात पे आप गौर करिए कि हमें ये टॉलरेंस लेवल अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि क्या सचवाला, अच्छा ये बड़ा अजीब सा जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, और ये हकीकत जो है वो लोगों के सामने आना ज़रूरी है कि ये बताया गया, ये साबित किया गया मुफ्तियों के द्वारा, ये प्रो इस्लामिस्ट स्पीकर्स के द्वारा,
कि सचवाला जी जो है वो एक उनको मेंटल हेल्थ इशू था और उसका इलाज हो रहा था, इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो सही नहीं था। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने सचवाला जी के ऊपर लगाया। तो मोहम्मद भाई हमें बताइए कि इसकी क्या हकीकत है? देखिए, ये भी एक बहुत ही बेबुनियाद और गलत इल्ज़ाम है, जो सचवाला जी को पिछले 2 ढाई साल से जो सुन रहे हैं, अगर वो वाक़ई मतलब ये इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया वो सच होता तो लोगों के सामने बात आती, ठीक है? अब रही पर्सनल लेवल पर, ये मैं तो क्लियरली कहता हूँ कि ये बेबुनियाद बात है। यहाँ पर जो बात हुई थी मुफ्ती साहब के ज़रिए, मेरे बड़े भाई जो बात रखे थे, वो भी एक आधी-अधूरी बात है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को लिया गया और उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट किया गया। क्योंकि साहिल, ऐसी चीज़ें जो होती है ना, तो टाइमलाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट को हमको देखना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें गलत बयानी की गई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंटेंशनली हुआ या फिर मुफ्तियों ने उसको ज़बरदस्ती चीज़ों को उस तरीके उस से तरीके से ट्रिगर किया। हाँ, मेरे भाई के डाले, क्योंकि मैं सैफ भाई के बारे में भी ये बता दूं कि वो एक बहुत ही समझदार, सुलझे हुए और निहायत ही रहमदिल इंसान है। उनके भी हम भाइयों पर, हम छोटे बहनों पर, सब पर बहुत एहसान है उनके भी। खुद मैं पर्सनली मैं ये बोलकर बिल्कुल भी गलत नहीं हूँगा कि मैं आज जो भी हूँ उसमें मेरे सैफ भाई का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। उनके उनके बहुत सारे एहसानात हैं मेरे ऊपर। तो मैं ये हरगिज़ नहीं बोलूँगा कि वो बदमाशी से ये चीज़ें किए हैं। वो कम नॉलेज थी उनको चीज़ों की, या फिर उन्होंने उसको वैलिडेट नहीं किया और ये बातें उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया। उनका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उसको जानबूझकर चीज़ों को मतलब ब्लो आउट किया गया है, ना कि सिर्फ़ उस स्ट्रीम में, बल्कि उस चीज़ को पॉइंट बनाकर सब्सीक्वेंट कई सारे स्ट्रीम्स में उसको मतलब एक अलग तरीके से पेश किया गया। तो जी। यहाँ पर टू द पॉइंट में अगर मैं जवाब दूँगा, तो यहाँ पर सब दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बात आई थी कि वो उनका ट्रीटमेंट हुआ था, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। हमको यहाँ पर समझना चाहिए, और हर कोई जो पढ़ा-लिखा इंसान है जानता है कि काउंसलिंग और ट्रीटमेंट में ज़मीन-आसमान का डिफ़रेंस होता है। कोई एक एग्ज़ैक्टली। इंसान जाके कोई चीज़ की काउंसलिंग करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रीटमेंट हो रहा है, वो वाक़ई वो इलाज मतलब का मुस्तहिक़ है और उसको वो करना है, वो उस चीज़ से गुज़र रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। और रही बात जो चीज़ों को 2 सेपरेट इवेंट्स को मिलाया गया, ये जो इस्लाम छोड़े हुए मेरे ख़्याल से सचवाला जी को करीब 2 ढाई साल हुए हैं। उससे पहले तो वो इस्लाम में थे, वो तो मतलब एक पक्के मोमिन थे। फिर कुरानिस्ट हुए, वो भी मतलब बात की बात है। तो ये जो काउंसलिंग की बात जो की गई, वो तकरीबन 10-11 साल पहले की बात है, ठीक है? तो 10-11 साल पहले, वो भी मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड सबको बता दूँ कि वो जब सऊदी में थे, उनकी उनकी जो नफ़ासत पसंदी की चीज़ है, मतलब सचवाला जी की, कि वो हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं। तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अपने घर का। वो ड्रीम प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में, आप खुद जानते हो साहिल, के जब एक घर बनता है तो कई चीज़ों में ऊंच नीच होती है, कई चीज़ों के टेंशन्स होते हैं उसमें। एक नॉर्मल इंसान जो सामने होकर भी करता है काम, हुँ, तो उसमें भी बहुत सारी टेंशन्स होते हैं, खासकर जब आप दूसरी जगह से ओवर द फोन डिस्कशन करके करते हैं तो कितने टेंशन्स बढ़ जाते हैं। मैं बहुत, यहाँ बहुत। पर अपने दूसरी कंट्री में जब मैं अपने बेसमेंट का काम करवा रहा था, मैं तो ऊपर ही था, और इत्तेफाक से मैं जब छुट्टी पर था, उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा टेंशन्स थे, तो उसमें चीज़ें हो जाती है, बहस-तकरार होती है। फिर उसके अलावा थोड़ा उनके घरवालों के भी मिज़ाज थोड़ी तल्ख़ किस्म के होने की वजह से कई चीज़ों का बहस होती थी। और सबसे बड़ा यहाँ पर मसला जो था, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उसको भी मतलब इन्होंने कवर अप करने की कोशिश की। उसका भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो एक बहुत बड़े मशहूर शख्सियत है, जो तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ है।
कॉन्ट्रैक्टर साहब, उन्होंने कई चीज़ों में गलत काम किए, जो मतलब इनका सचिवालय जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनको। तो वो चीज़ों को लेकर कई चीज़ों में तकरार होना, बहस होना, ये तो एक मामूली बात है। तो उस चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने सजेशन दिया कई लोगों ने कि भाई हमारे घर वालों में कि हम ये चीज़ों को दूर करने के लिए सब काउंसलिंग को जानते हैं। तो सिर्फ सचिवालय जी नहीं गए थे, बल्कि मेरे भाभी, मेरे भतीजा भतीजी सब लोग की काउंसलिंग हुई थी। और यहाँ पर ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब ने खुद कैटेगरिकली कहा था कि इनको कोई मसला नहीं है, ये पर्सनल छोटे-मोटे चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई मसला नहीं है। तो उसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन गलत बयानी और चीज़ों को 2 सेपरेट इवेंट्स को कोरिलेट करना, ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, इसमें मेरा सवाल फिर आपसे ये है मोहम्मद भाई कि जो हमारे सैफ भाई है, उनको ये इतनी सारी डिटेल्स पता नहीं थी कि उन्होंने ये जैसे आपने बताया, अब तो एक अलग ही चीज सामने आ गई। जो उस जी। दिन पेश किया गया था वो कुछ अलग ही था, उसमें तो पागल साबित कर दिया, जहनी मरीज साबित कर दिया। लेकिन अब आपने ये सब चीजें बताई तो ये तो हर किसी के साथ हो सकता है, काउंसलिंग किसी को भी लग सकती है। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो अक्सर औकात हमने देखा है कि तय कुछ और होता है, वो करते कुछ और है, उसमें लड़ाई झगड़े तो होते ही है घर वालों के साथ, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि भाई हमको ऐसा चाहिए था, हम कहते हैं कि हमें ऐसा चाहिए था, तो उसमें ऊंच नीच तो हो जाती है। ये तो कॉमन बात है फैमिली में, इसको इस तरीके से पेश करना। तो क्या आपके जो बड़े भाई है सैफ भाई, उनको ये जी। डिटेल पता नहीं थे, जो उन्होंने सिर्फ ये शॉर्ट स्टेटमेंट दे दिया कि इनका जो है वो मेंटल हेल्थ इशू चल रहा था और इनका इलाज चल रहा था कोई जाने माने साइकेट्रिस्ट या जो भी डॉक्टर है उनके पास? जी, यहाँ पर मेरी मतलब पिछले 4-5 दिन से मेरे भाइयों से बात हो रही है इस बारे में, और खुद सैफ भाई से मैं मुतालबा किया कि आपको क्या ये पता थी हकीकत? तो पहले तो मतलब पिछले 4-5 दिन में उनका कोई जवाब नहीं था, और हम्म। दूसरे भाई ने मतलब वो टॉपिक की बात छोड़कर सारी दूसरी चीज़ों को उन्होंने उठाया कि सचवाला जी ऐसे करते हैं, इस बात पे रेज़ करते हैं, अहादीस को वो तो लेकर एक अलग कुरान। चीज है ना, वो तो नहीं, एक अलग मैं चीज है। ये चाह रहा हूँ कि मैं जो हाँ। डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि मेरे को हम्म। यकीन जानिए मेरे को यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर पर्सनल चीज़ें डिस्कस करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं चाह हम्म। रहा था कि ये चीज़ें पर्सनली सॉर्ट आउट हो जाएँ, हमारे हम्म। घर में खुद इस पे चीज़ें डिस्कस हो, और जाकर जो गलत बयानी हुई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लैरिफ़ाई किया जाए। तो ये था मेरा इंटेंशन, लेकिन उसको इतना ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट किया गया, जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा था, उस चीज़ को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पे मेरे को इंस्टिगेट किया गया। और मैं यहाँ पर मतलब पिछले 4-5 हफ्तों से जो हालात, डिस्कशंस, इंस्टिगेशन किया जा रहा था मेरे बड़े भाई की तरफ से, उसमें मैं, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है अभी फ़िल वक़्त, तो अकेला होने की वजह से मैं काफ़ी वो चीज़ में मतलब डिस्कशंस उसमें होकर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसमें मेरे को मतलब इमरजेंसी एम्बुलेंस कॉल करना पड़ा और मेरे को इमरजेंसी जाना पड़ा, और ये सब मेरे भाई जानते हैं। उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा इंस्टिगेट किया गया मेरे को, और जैसा मैंने बताया थोड़ा-सा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। जब मेरी आवाज़ बढ़ गई और इस टॉपिक को लेकर मैं बोला कि मैं जो बात कर रहा हूँ हम उस पे स्टिक करके रहेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें होकर जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई चीज़ें, तो उसमें ये दिखाया गया कि देखो मेरे अखलाक ये है, मैं ऐसी बात करता हूँ। लेकिन जो टॉपिक की बात थी वो तो बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं है। लेकिन फिर फाइनली साहब भाई ने भी एतराफ़ किया कि हाँ, मेरे को नॉलेज नहीं थी इस बारे में, मैं भाभी से सुना था, इसीलिए मैं बोला। तो मैं बोला आपका काम था कि इतनी मतलब इतना सेंसिटिव चीज। हाँ। सेंसिटिव बात करने से पहले आपका काम था कि आप जाकर इसको वैलिडेट करते। तो उन्होंने खुद हम्म। वादा किया है कि अगर वो चीज़ें वैलिडेट करेंगे अभी, और अगर वो साबित हो जाए कि गलत है, जो कि मतलब गलत है, और वो जाकर उसको फिर एक्सप्लेनेशन क्लैरिफ़ाई करेंगे। जी, मैं भी हमारे सैफ भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हकीकत को जानिए, वैलिडेट करिए इन्फॉर्मेशन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ
कि हमें झूठ नहीं बताना है, जो हकीकत है कम से कम वो हकीकत पूरी बताना है। आधी अधूरी हकीकत बताकर जो है एक अच्छे इंसान को चोर साबित किया जा सकता है, एक अच्छे इंसान को कातिल साबित किया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सैफ भाई कि आप इस चीज़ पे गौर करिए, पता करिए, तहकीक करिए, रिसर्च करिए, और जो भी हकीकत है वो आप जाके कम से कम वहाँ उन चैनलों पे जहाँ पे आपने ये बात बताई थी, उसी चैनल पे जाके आप क्लेरिफाई करिए कि ये ऐसा-ऐसा मामला था और मुझसे जो है वो गलत बयानी या अनजाने में जो है वो आधी बातें आपके सामने मैंने बयान की। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। जी, इसमें और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आप? अच्छा, इसमें आप को मैं मौका दूँगा। दोस्तों, एक मतलब जो बात गौर करने वाली ये है कि ये जो बात है, जैसे कि मोहम्मद भाई ने बताया, ये तकरीबन 11 साल पुरानी बात है। सही कह रहा हूँ मोहम्मद भाई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तकरीबन 11 साल पुरानी ये बात है जब वो काउंसलिंग के लिए गए थे सचवाला जी भी और उनके पूरे घरवाले, यानी उनकी बीवी, बच्चे सब गए थे, तो खाली सचवाला जी नहीं गए थे। दूसरा, डॉक्टर ने कहा था कि ये फिट है और ये मतलब ऐसा ये नॉर्मल है इस तरीके से होना, अनबन होना। तो और लेकिन 11 साल पहले की बात है जब वो मोमिन थे, तब वो एक्स मुस्लिम का तो कोई नामो निशान नहीं था, इस्लाम छोड़ने का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। उसको आपने जोड़ दिया इस्लाम छोड़ने के ऊपर। यार, हद है आपकी बेवकूफ़ी पर। आपकी बेवकूफ़ी पर मातम करने का दिल करता है। और आप पीएचडी अपने आप को बोलते हो। आपका क्लेम ये है कि जितने एक्स मुस्लिम हैं वो सब अक्सर जो है वो किसी ना किसी उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ डिप्रेशन में थे, इसके वजह से वो इस्लाम छोड़े। यार, थोड़ा शर्म करो। पीएचडी, आप पीएचडी डॉक्टर अपने आप को कहते हैं, डॉक्टर बने हैं, और इस तरीके की आपकी सोच है या अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके तो पूरे पैसे बर्बाद हो गए। आपके घर वालों ने जितना आपके ऊपर खर्चा किया एडुकेशन में, वो बर्बाद हो गया। आपको अच्छे से फिर से एडुकेशन लेना चाहिए। और अगर आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सीखने हैं तो आइए हमारे पास, हम आपको बताएंगे कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, काउंसलिंग कैसे की जाती है, एक इंसान की बातों को, उसके जहन को कैसे समझा जाता है, ये हम आपको सिखाएंगे अगर आपको नहीं इस बात की समझ। और कम से कम इस तरीके के फॉल्स प्रोपेगेंडे और अपनी ये खोखली आर्ग्यूमेंट जो है वो आप दूसरों पे मत थोपिए। आपको इलाज की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं मोहम्मद भाई। जी। अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि ये आरोप लगाया गया था कि सचवाला जी जो है वो अपनी सोच और थिंकिंग, यानी उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया तो वो भाइयों पर, बहनों पर वो अपनी इस थिंकिंग को थोपना चाह रहे थे, फोर्स कर रहे थे और उनको भटकाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसकी क्या हकीकत है? जी, देखिए, ये एक बहुत ही मतलब जेनरिक स्टेटमेंट है कि अपनी थिंकिंग किसी के ऊपर फोर्स करना। अगर हम देखा गया जाए कि अगर मैं आकर आपको बोल रहा हूँ, साहिल देखो मेरी बात मानो, ये मेरी थिंकिंग है और यही सही है, तुम गलत है, तुम इसको छोड़कर ये मानो, तो इसको बोलते हैं फोर्स करना। लेकिन अगर कोई अपने व्यू पॉइंट्स एक प्लेटफॉर्म पे, जेनरिक प्लेटफॉर्म पे रख रहा है, जैसा फेसबुक है या व्हाट्सएप है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी थिंकिंग किसी के ऊपर एनफोर्स कर रहा है। ये मतलब बहुत ही बचकानी बात है कि कोई एक व्यू पॉइंट रख रहा है जो आपके व्यू पॉइंट या आपकी मतलब फेथ के खिलाफ है। जस्ट बिकॉज वो आपके फेथ के खिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो आप उसके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा दें, ये गलत बात है। सचवाला जी ने कभी किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया। अपनी जो व्यू पॉइंट से वो डिस्कशन करते थे, एक जनरल प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पे, जो भी है, अपने स्टेटस में उन्होंने वो डालते थे। उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी के ऊपर जबरदस्ती मतलब शावल कर रहे हैं अंदर, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं थी। ये एक्चुअली मैं डिस्कस फिर से नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस बारे में मैं जरूर कहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे खुद घर में मतलब एनफोर्स की जाती है बचपन से।
कि ये चीज़ को मानना है, ये चीज़ ही सही सही है, वरना तुम दोज़ख में जलोगे, तुमको मतलब इतना दर्दनाक अज़ाब होगा। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो मतलब एक एक्सट्रीम सोच है, वो भी हम सब के ऊपर, मतलब छोटे बच्चों के ऊपर एनफोर्स किया जाता है। एनफोर्स इन द सेंस मतलब वो पट्टी पढ़ाई जाती कि ये चीज़ सच है, हमको ऐसे करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसा वो एक हदीत है, पता नहीं मैं वो हदीत है या कोई एक स्पेसिफिक बुक का रेफरेंस है, जिसमें कहा गया कि खुरासान से काले झंडे वाली जमात निकलेगी, जिसमें तुमको अगर अपने घुटनों के बल भी रेंग के जिहाद के लिए ज्वाइन करना पड़ा तो तुम्हारे ऊपर जिहाद लाजिम है। तो ये चीज़ हमारे घर में बहुत इसको मतलब ऑथेंटिक माना जाता और जिहाद को डिफेंड किया जाता कि हमको ये चीज़ करनी है। और इस ताल्लुक से तालिबान के माइंडसेट को उनको मतलब ज़माने से, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो या फिर मैं खैर और दूसरा नाम तो नहीं लूँगा, कि उनके सपोर्ट में उनको एक हीरो के जैसा तसव्वुर करना, ये माइंडसेट के ऊपर एनफोर्स करना कहूँगा मैं। ना कि ये कि जी। भाई कोई अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें रख रहा है। तो ये हकीकत है। बिल्कुल, बहुत बहुत उम्दा बात आपने की है। बल्कि एक चीज़ और एक मैं क्लियर कर दूँ कि इस तरीके से जो एक्टिविज़्म होता है, सचवाला जी है, मेरा चैनल है, कई और लोगों का चैनल है, वो बात बताते तो भाई वो फ़ोर्स थोड़ी ना कर रहे आपको कि आओ देखो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं समझ में आता है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, अनसब्सक्राइब कर दो। या फिर वो ऑप्शन भी होता है कि ये चैनल से वीडियोस ना दिखे, नॉट इंटरेस्टेड, एज सिंपल एज दैट। एक तो आप लोग जो है, हम किसी पे फोर्स नहीं कर रहे कि आपको हमारी बात सुनना पड़ेगा, लेकिन आप फोर्स करते हो कि आप मत बात करो। ये तो जबरदस्ती है आपकी। यार आपको इंटरेस्ट नहीं है, मत मत सुनो। आपके घर पे आके हम आपको बोल रहे हैं इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, आपके घर पे किसी के घर पे आके हमने बोला? ये प्लेटफॉर्म है, यहां पे बोल रहे हैं इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लीव। इतना सिंपल है। हर जगह पे आपको फोर्स क्यों करना है? हर जगह पे फोर्स। नमाज का फोर्स घर पे पढ़नी ही पड़ेगी, रोजा रखना ही पड़ेगा। बच्चे को बड़ा होने भी नहीं दिया, नीचे से कट कर दिया, खतना कर दिया। हर चीज फोर्स। और क्यों? यहाँ पर मैं और एक बात ऐड करूँगा साहिल, कि जी ये मतलब हम मुसलमानों का बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात की जाती तो ये कहा जाता कि नहीं नहीं, हम कभी कोई चीज़ को फोर्स नहीं करते, चीज़ों का हम हर किसी के ऊपर इख्तियार है, ला इकराहा फिद्दीन, ऐसी बातें की जाती। लेकिन जब पर्सनल लेवल पर विद इन द फैमिली या जब चीज़ें होती है, उसके कंप्लीटली अगेंस्ट होते हैं। आप खुद जानते होंगे क्योंकि आप भी उसी जी मतलब जी। माहौल से गुजरे हैं। तो यहाँ पर बचपन से मैं खुद अपने भतीजा भतीजी, भांजा भांजी सब में देखता था कि मतलब छोटे बचपन से किस तरीके से मतलब बुर्का पहनने के ऊपर चीज़ों को लाजिम करार दिया जाता। ये मतलब एक तरीका होता, राइट, कि अगर आप उनको बताएं कि तुम बुर्का नहीं पहनोगे तो तुम्हारे ऊपर मतलब लानत होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की लानत होगी, तुम दोजख में जलोगे। तो आप सोचिए आईब्रो बनाओ, इतना माइंडसेट। आईब्रो बनाओ तो लानत। एग्जैक्टली 4-5 साल की उम्र से अगर ये चीजें आपको बार बार जहन में डाली जाए तो उसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ बची? ये हम्म हमको सोचना चाहिए। ये मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है। और एक चीज मैं फिर से बोलूँगा कि जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मेरे को पहले से भी ये चीज़ों का मतलब बहुत अफ़सोस होता था कि यार हम मुसलमान विक्टिम क्ला कार्ड प्ले करना छोड़ें, हम आगे पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, हम आगे तरक्की करने के ऊपर ध्यान दें। हम कब तक अपने आप को एक्सक्यूज़ेज़ के पीछे छुपाएँगे? ये कहना कि उनकी वजह से, उनकी साज़िश की वजह से हम पीछे हो रहे हैं, उसकी वजह से ऐसे हो रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और सही तरीका नहीं होता चीज़ों को देखने का। तो ये बिल्कुल। तो मतलब एक बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है हमारे घर में। और एक छोटी-सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा साहिल, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट निकला है।
मैं एक्चुअली 3 साल से मैं और मेरी फैमिली मतलब इंडिया नहीं गई थी, हम दूसरी कंट्री में रहते हैं। तो 3 साल के बाद एक मौका निकला, मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती, मतलब वो एज हो गई है उनकी, तो उसमें मेरे को काफ़ी बेचैनी होती थी, ना कि सिर्फ़ मेरे को बल्कि मेरी बीवी को भी, जो कि एक पक्की मोमिना है। और बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी, तो हम प्लान करके मैं अपनी फैमिली को भेजा इंडिया। तो वालिद साहब से मिलने के लिए गए। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे, मेरी सबसे छोटी बेटी जो है करीब 8-9 साल की है। तो जब वो वालिद साहब से मिलने के लिए गए, तो ये घर में जो मैंने बताया कि जो माहौल माइंडसेट सेट होता है, तो उसका असर किस तरीके से पड़ता है देखिए आप। तो वो गए वहाँ पर और वो मेरे एक भांजे ने जो मेरे ख़्याल से 14-15 साल का होगा वो भी। वो इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है कि वो एक मौके से ये लोग के मेरे मेरे बच्चों के नंबर्स हासिल करता है, करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, डिस्कॉर्ड जो भी है, जिसमें एक एक्सट्रीम माइंडसेट के जो टेररिज्म के जो वीडियोस होते हैं, वो फॉरवर्ड करता है, बोलता है कि देखो हमारी उम्मत पे किस तरीके के जुल्म हो रहे हैं। तो और ये पर्सनल लेवल पर छोटे माइनर बच्चे 9 साल, 8 साल की उम्र, उनको क्या है ये? तो 14-15 मेरे साल बच्चे में, जब हाँ। देखे तो सहम गए और ये मेरे को इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं है। तो वो सहम गए और इत्तेफ़ाक से मेरे साले जो है उनकी नज़र पड़ी, पढ़ के वो मेरी बीवी को बोलने लगे, देखिए ये क्या हो रहा है? किस तरीके के कंटेंट्स बच्चों के सामने दिखाया जा रहा है। तो ये माइंडसेट बनता है और ये मतलब बहुत कॉमन है, मैं जो शहर में रहता हूँ, हर दूसरे घर घर का यही हाल है और फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि वो लोग एक्सट्रीम हो रहे हैं। एक्सट्रीमिज़्म तो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर है। किस तरीके से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, ये हर कोई इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना ज़रूरी है। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं और पूरी मतलब हमारे कंट्री के लिए बहुत, ना कि सिर्फ कंट्री बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसका बहुत बुरे असरात होने वाले हैं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो बात गलत है हम उसको इराडिकेट करने की सोचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मतलब आग में तेल डालो और उसको आग को भड़काओ, ये गलत बात है। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है, जो हकीकत है वो बताया जा रहा है। और कम ऑन यार, कम ऑन, हमारे मुस्लिम भाई-बहन और जो बुज़ुर्ग है, इन बातों पे गौर करिए। कोई हमें मारने नहीं आ रहा है भाई, कोई हमें मारने नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमें सामने वाले को भी अपनाना पड़ेगा अपने दिल से। हर किसी को मिल के रहना है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको मिल के रहना है। गले लगाओ एक दूसरे को, कोई मारने नहीं आ रहा है किसी को। हमें बस अपनी आइडियोलॉजी किसी पे थोपना नहीं है, सामने वाले को नीचा नहीं समझना है। बस हर कोई जो है दोस्त है, हर कोई भाई है, हर कोई इंसान है, हिंदुस्तानी है। सबको मिल के रहना है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है, ये अपने अंदर से ये जो मैं सबसे सही वाला जो कीड़ा हमारे अंदर घुसा हुआ है ना, उसको हमें निकालना पड़ेगा ताकि हम सब मिल के रहें, हमारी सोच अच्छी हो, मोहब्बत हो हमारी सोच में, और ये और हर बात कोई भाई भाई समझे। जी। ये बात जब मुझे पता चली, मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई इस बारे में। वो मतलब एक ऑलमोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन में चली गई वो, कि हम किस नीयत से गए थे वहाँ पर और उसको किस तरीके से लिया गया और किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो उसमें मतलब जब मेरे को ये चीज़ मालूम हुई तो मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और मैंने ये चीज़ अपनी बहन-भाइयों से शेयर किया। मैं ये एक्सपेक्ट किया कि एटलीस्ट वो लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे कंडेम कि हाँ, ये करेंगे। गलती हुई, इसको करेंगे। वो एक्नॉलेज करना तो दूर की बात है, उसका रद्द-ओ-अमल ये रहा कि हाँ, वो क्या गलत बात है।
तो ओ सोचिए हो। मतलब किस तरीके का माइंडसेट बन रहा है हमारी उम्मा का, और उसके बाद फिर हम किसी से अच्छी तवक्को करें। बिल्कुल मैं ये देखिए, मैं कोई भी तरफ से हो, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस, मैं कभी किसी उस चीज को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो हमारी तरफ से हो या किसी और की तरफ से। मैंने हमेशा बिल्कुल इसके लिए आवाज उठाई है, चाहे वो फलस्तीन की बारी हो, उसमें भी मैंने मतलब बिना एक बयास माइंडसेट के उसमें भी उनका सपोर्ट किया। जहां पर गलत हो रहा है उसको मैंने बोला कि ये बात गलत है, और हर बल्कि किसी चाहिए। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूंगा मोहम्मद भाई, उसके बाद अपनी बात रखना। बल्कि ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई मुसलमान अगर तकलीफ में है तो हमें दुख नहीं होता है। फिलिस्तीन का हाल देखिए, सीरिया का हाल देखिए, इराक का हाल देखिए, वहां के बच्चों का हाल देखिए। एक वीडियो मैंने बेशक। चलाया था, आप लोगों को पता होगा, एक स्ट्रीम में। मैं वो वीडियो जब भी देखता हूं, वो 3 बच्चों को मेरी आंख से आंसू निकलते हैं। जब भी देखता हूं, बेशक। जितने बार भी देखता हूं उस वीडियो को, जहां पे वो बच्ची रो के बोलती है कि आ, मेरा बाप जो है उसको मार दिया गया। वो बच्चा 10 साल का, 12 साल का बच्चा, वो बोलता है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे बाप को मार दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का अगर दुख में है तो हमें तकलीफ नहीं होती है। हम इंसान समझते हैं उन सबको। हमारे बेशक। आंखों में खास करके जब बच्चों को मैं देखता हूं ना, बच्चों को, बड़ों से तो मुझे इतना इमोशनल मैं नहीं होता हूं, लेकिन जब मैं बच्चों को इस तरीके से तकलीफ में देखता हूं कि वो, उनकी खेलने की उम्र, उनकी उनकी पढ़ने की उम्र, उनकी एंजॉय करने की उम्र, उनको बाप का प्यार मिलने की उम्र, उनको माँ का प्यार मिलने की उम्र, उनको भाई बहन का प्यार मिलने की उम्र, उसमें अगर उनका जो है घर छीन लिया जाए, उनका परिवार मिट जाए, वो सड़कों पे आ जाए, उनके खाने के वांदे हो जाए, उनके पीने के वांदे हो जाए, जब ये देखते हैं ना तो हमें तकलीफ होती है, रोना आता है। अब वो चाहे हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, किसी का भी हो, हमारी नजर में वो बच्चा है, हमारी नजर में वो इंसान है। बेशक। तो एक्सट्रीमिज्म किसी भी साइड हो, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हो, चाहे हिंदुइज्म के मानने वाले हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के, किसी भी मजहब के मानने वालों के अंदर अगर एक्सट्रीमिज्म है, हम सबके खिलाफ है। तो ये आप बिल्कुल ना सोचना कि हम सिर्फ इस्लाम में जो एक्सट्रीमिज्म है उसके खिलाफ है। नहीं, हम हर एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। जी, आपको कुछ, आप शायद बोल रहे थे। आई एम रियली सॉरी, मैंने नहीं इंटरप्ट नहीं किया नहीं आपको। नहीं, मैं आपकी वही बात बता रहा था कि जो भी रीजंस है, जो भी पॉलिटिकल रीजंस है, उसको हमको समझना चाहिए। और खासकर कुछ भी रीजंस हो, लेकिन मासूम की अगर जान जा रही है तो हमको तकलीफ होती है, वो किसी भी तरीके से हो, या इधर से हो या उधर से हो। कोई एक मासूम मरता है तो हमको, हमारा दिल रोता है और हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके एक जेनरिक स्टेटमेंट बना के ये गलत है और यही इन्हीं लोगों का कुछ कसूर नहीं है, उन्हीं का है, ये भी बोलना गलत बात है। जो गलत है उसको आप रेज करो, लेकिन उसके पीछे एक जेनरिक स्टेटमेंट देना वो गलत बात है। बिल्कुल। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आखिरी सवाल है, और ये है कि जैसे कि आरोप लगाया गया कि, अच्छा, आपके घर वालों का बिहेवियर कैसा रहा है सचवाला जी के साथ? ये आखिरी सवाल है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा, क्योंकि उल्टी बातें बताई गई है, आपने ऑलमोस्ट इसको कवर भी किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर जी। से आप बताइए कि जब वो कुरानिस्ट बने, यानी इस्लाम में ही थे वो, लेकिन कुरानिस्ट जी। बने, तब क्या बिहेवियर था? और जब फाइनली उन्होंने ये 1-2 साल पहले जो इस्लाम उन्होंने छोड़ा, तब क्या बिहेवियर हुआ, और आज क्या बिहेवियर है उनके साथ? और अच्छा, इसमें एक चीज मैं क्वेश्चन में डालना भूल गया था कि एक इल्जाम ये भी लगाया गया था कि सचवाला जी ने अपने वालिद को धोखा दिया बीच में, कुछ झूठ बात बोलकर। तो प्लीज उसको भी इसमें आप इंक्लूड करिएगा। देखिए साहिल, धोखा एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम मतलब एक अगेन फिर से एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट, एक जेनरिक स्टेटमेंट देना बहुत गलत बात है। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक इंसान जो भी अपनी सोच है,
उसकी जो वालिद साहब की जो सोच है, उनकी जो एज है, उसमें हम वो चीज़ों का डिस्कशन कर नहीं सकते और उनको और ज़्यादा तकलीफ होती उससे। सही। तो सचवाला जी का ये पर्सपेक्टिव था कि ठीक है, मेरी जो भी सोच है वो मैं अपने हद तक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ दें, और उनको बेइंतहा मोहब्बत थी अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से, अपनी भाई बहनों से, तो उनको उनको सामने रखते हुए वो ये भी सैक्रिफाइस करने के लिए राजी थे कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूंगा प्रोवाइडेड आप लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें। और उन्होंने वालिद साहब के साथ जो भी बोले, ये खुद वालिद साहब इसके गवाह हैं, उन्होंने सब चीज़ें एक मायने में उनके सामने रखी। वालिद साहब ने बोला कि तुम ये चीज़ों का एतराफ़ करो और इस पे साइन करो। उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि फिर मेरे को ये जब मैं कर रहा हूँ तो आपका काम ये भी है कि दूसरे फरीक को भी इस चीज़ को वो करें। तो वो चीज़ में तो मेरे घर वालों ने उसके ऊपर रजामंदी नहीं दी। तो फिर ऑब्वियसली जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दो तरफ से भी चीज़ें होती है, और वो दूसरी तरफ से जब चीज़ें नहीं हुई, घर वालों का रवैया वही तरीके का था, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो फिर चीज़ों को अपनी वापस करनी पड़ी। तो उसको ये बोलना कि धोखा देना, ये बहुत गलत बात है। इनफैक्ट इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि एक इंसान अपने वालिद से, अपने भाई बहनों से, अपने फैमिली से इस कदर मोहब्बत करता है कि वो अपनी जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो एक माने में एथिक्स है, उसको भी सैक्रिफाइस करने के लिए राजी है अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं तो इस तरीके से देखूंगा और यही हक है, यही सच्चाई है इसकी। जी। और ये एक सवाल रह गया था कि उनके यानी घर वालों का सचवाला जी के लिए क्या रवैया था जब वो कुरानिस्ट बने और उसके बाद फाइनली जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा? देखिए, ये तो मैं मतलब बिट्स एंड पीसेस में मैं आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि मेरे घर वालों का, मेरे खुद भाई ने, सैफ भाई ने इसका एतराफ़ किया कि मेरे घर वालों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी जो सचवाला जी के सवालों का जवाब देते या उसका एक प्रॉपर काउंटर करते। तो उसमें जब उनके पास जवाब नहीं थे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक अकीदत की पट्टी इस तरीके से पड़ी होती है कि जब कोई सामने वाला कोई वैलिड सवाल उठाता है, जब आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो उसका रद्द-ओ-अमल ये होता है कि बौखलाहट में बस उनका बायकॉट किया जाए, उनसे नफ़रत की जाए, उनको मतलब धिक्कारा जाए। और ख़ैर मैं पर्सनल चीज़ें नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरीके का मेरे भाई-बहनों का, मेरे भाभी का, मेरे भतीजा-भतीजी का रवैया था सचवाला जी को लेकर, शायद ही कोई एक इंसान अपने दुश्मन के साथ भी उतना गलत बर्ताव ना करे। और वो सचवाला जी का ज़र्फ़ है, जो ये सब सहते हुए भी किसी के खिलाफ कभी कोई गलत कलामी या ये चीज़ें नहीं की उन्होंने। अच्छा मोहम्मद भाई, इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट पूछना चाहूँगा कि ये जो रवैया था सचवाला जी की वाइफ का या उनके बच्चों का, वो देखिए अभी क्या होता है कि एक इंसान जो है वो बेवड़ा है, नशेबाज है, जी, उसको जी। दारू की लत है और या शराबी है, कबाबी है, जो भी है, तो उसके इस अमल के वजह से उसके घर वाले बेजार आ जाते हैं, तो फिर वो बच्चे भी जो है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, बीवी खिलाफ हो जाती है, फिर उस तरीके का सुलूक हो जाता है कि उसको जो है वो लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं। एक तो ये चीज़ है, इसको हम समझ सकते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि यार वो बंदे का मिजाज वैसा है, उसकी आदतें ऐसी है, इस वजह से ये इनका जो है रवैया सख्त हुआ। यहाँ पे सचवाले जी के अंदर ये कोई बुराई नहीं है, जी, जैसे कि आपने बताया, बस इस जी। बुनियाद पे कि उन्होंने हदीसों को मानना छोड़ दिया, इनका रवैया चेंज हो गया। इस बुनियाद पे कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, रवैया चेंज हो गया। तो ये बहुत मतलब बहुत चिंता का विषय है, सोचने की बात है, और एक ये बहुत बुरी बात है कि जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इस बुनियाद पे कि एक इंसान जो है वो अपनी पुरानी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहा है, उसके साथ इस तरीके का सलूक किया जाए, जो अपने दुश्मन के साथ भी शायद ना करे कोई।
जी, यहाँ पर और एक भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए। ये जो बिहेवियर मैंने जो भी बताया, ये उस वक़्त शुरू हो गया था मेरे घर में जब वो सचवाला जी ने कुरानिस्ट होने का डिक्लेरेशन किया था। वो अभी इस्लाम में थे। वो इस्लाम कुरान को मानते थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी उनकी और मतलब सिर्फ़ हदीसों के ऊपर जब उनका जो रद्द-ओ-अमल था या उसको रिजेक्ट किए, उस बिना पर ये इतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम बिहेवियर रहा मेरे घर वालों की तरफ से। तो ऐसा नहीं कि वो इस्लाम से बाहर आ गए थे और आकर इसलिए इतना ज़्यादा एक्सट्रीम बिहेवियर हुआ, जस्ट बिकॉज़ वो जो एक माइंडसेट है, जो हमारे घर की मतलब जो आइडियोलॉजी है, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया। कुरान तो वो मानते थे, मोमिन थे, बस हदीस को रिजेक्ट करने पर इतना एक्सट्रीम बिहेवियर था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात बड़ी गौर करने वाली है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी कि ऐसा ना हो। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट सवाल है, लेकिन अचानक मेरे ज़हन में ये सवाल आया क्योंकि इस पॉइंट को लेके, हालाँकि ये काफ़ी पर्सनल है, लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक पॉइंट लेके उनको जो है ना काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आप आंसर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। कि ये बहुत फैलाया गया कि सचवाला जी जो है, इन्होंने 3 बीवियों को, यानी इन्होंने 3 शादी की और ये कोशिश कर रहे थे कि तीनों को एक ही साथ एक ही घर में रखा जाए, यानी वन टाइम में इनकी 3 बीवियां थी। ये पॉइंट को लेके उनके ऊपर काफ़ी 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 इन्होंने जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है सचवाला जी के कैरेक्टर पर। अगर आप इसकी कुछ, अगर आपको कुछ जानकारी है, आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। अगर आपको इसको इग्नोर करना है तो भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जी, देखिए साहिल, इसमें जैसे मैंने बताया कि टाइमलाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जिस तरीके का वो डिस्कशन मैंने देखा है मुफ्तियों का जो हुआ था इस बारे में, मुफ्ती साहब ने बताया कि 2-2 3-3, हालाँकि ये तो मतलब इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये खुद पर्सनली ऐसे करते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये टाइमलाइन क्या थी। महमिया ने दूसरी शादी की जब वो अभी इस्लाम में थे, वो मोमिन थे, कुरानिस्ट थे। जब उन्होंने की, और उसके पीछे भी कई वजूहात है। मैं ये अगेन पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन मैं हल्का-सा इसका थोड़ा हिंट देना चाह रहा हूँ जी। कि ये जो स्टेप उठाए सचवाला जी, उसके पीछे भी एक रीज़न था। जिस तरीके का मेरे भाभी का रवैया, मैं बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरीके का रवैया मेरे भाई के साथ, सचवाला जी के साथ मेरी भाभी का था, ये रवैया ना कि सिर्फ सचवाला जी, बल्कि ये कुरानिस होने से पहले मेरे हर घर वालों को इस चीज़ का पता था। मेरे खुद वालिद साहब इस चीज़ का एतराफ़ किए कई बार, और कुरानिस होने के बाद जब उन्होंने मतलब चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम वे में आउट ऑफ प्रोपोर्शन जानी लगी, कई चीज़ों की मेरे खुद मेरे वालिद साहब के साथ बदतमीज़ियाँ हुई, और भाभी ने वालिद साहब को जेल भेजाने की भी बात की। तो वो सिचुएशन में मेरे खुद वालिद साहब ने सपोर्ट किया, मेरे बड़े भाई ने सपोर्ट किया सचवाला जी का, और वो खुद दूसरा निकाह करवाने के लिए सचवाला जी के साथ वो चीज़ करवाया उन्होंने। तो ये बोलना कि भाई वो इस्लाम छोड़े बाद उन्होंने ऐसा किया, ये बिल्कुल गलत बात है। और सुन लो मुफ्तियों, सुन लो मुफ्तियों, सुन लो मुफ्तियों, और सुन लो। हकीकत क्या है, किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ा तहकीक कर लो, उसके बाद इल्ज़ाम लगाओ। मुफ्तियों सुनो, और मैं समझता हूँ कि आप लोग सुन रहे होंगे। अगर थोड़ी सी गैरत अगर आप में बाकी है, तो जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपने ली थी, उसी जगह से आप चेक करिए क्या ये जो मोहम्मद भाई बता रहे हैं, जो खुद घर के मेंबर हैं, वो सही है। और अगर अगर सही है वो, तो गैरत शर्म अगर आपके अंदर है, तो एक स्ट्रीम करके बताइए कि हमने धोखेबाजी की थी, हमने सचवाला जी का नाम जो है वो यूं ही बदनाम करने की कोशिश की थी। जी मोहम्मद भाई, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो जैसा मैंने बताया कि वो सिचुएशंस क्या था, खैर मैं वो डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस तरीके की लैंग्वेज
का इस्तेमाल हुआ था सचवाला जी के खिलाफ मेरे भाभी का, वो सब इर्रेलेवेंट है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे वालिद साहब ने खुद सपोर्ट किया था, मेरे बड़े भाई ने सपोर्ट किया था, और उनकी दूसरी शादी हुई। उसके बावजूद भी सचवाला जी की इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, मोहब्बत है, आज भी है। वो अपने मेरे भाभी से बहुत बेइंतहा ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। भले ही वो मतलब उनके खिलाफ है, नफ़रतें हैं, ये सारी एक तरफ है, लेकिन जो मैंने सचवाला जी को देखा है, वो तड़प, वो दर्द उनका जो है आज भी भाभी को लेकर, मैं खुद गवाह हूँ इसका। जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, और इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। खुद वो शादी करने के वक़्त भी वो चाह रहे थे कि जो जिस तरीके का बिहेवियर था, उस चीज़ को, उसका एतराफ़ करते हुए भाभी उससे बाज़ आ जाएँ, लेकिन वो नहीं होने की वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा। और खुद जो तलाक़ रजाई जो बोलते हैं, पता नहीं वो टर्म एग्ज़ैक्ट है या नहीं है, वो जब देने की बात आई तो वो खुद मैटर, और उसकी देने के लिए मेरे वालिद साहब का खुद का वो था कि भई तुम इस चीज़ को ये दो, क्योंकि ये बिहेवियर उनका सही नहीं है। तो ये बोलना कि सचवाला जी मतलब अपनी अय्याशी के लिए ऐसा कर रहे थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बहुत ही घटिया किस्म की बात है। जी। और वो जो तीसरी शादी जो उनकी हुई थी, और इनका इल्ज़ाम है कि ये तीनों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। अगर इस पे भी कुछ रोशनी डालना चाहते हैं आप तो डाल सकते हैं, वरना जी। फिर इसमें खैर मेरे को तो बहुत ज़्यादा इस बारे में, ये स्पेसिफिक चीज़ पर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वो ड्यूरेशन में मैं यहाँ पर था नहीं। वो दूसरों से मैं सुना इस बारे में, तो मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ना तो पॉजिटिव कहूँगा ना तो नेगेटिव कहूँगा, उस बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता सेम घर में रहने की जो मेरे सेकंड भाभी है, उस ताल्लुक से बात हुई थी। उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि सचवाला जी का काफ़ी बड़ा घर है और कई पोर्शंस है, ऊपर नीचे ऐसा पोर्शंस है उनके, तो उनका ये मुतालबा था कि तुम नीचे रहो, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब उनकी दूसरी शादी हुई थी, तो सचवाला जी ने कभी फोर्स नहीं किया था कि मेरे बड़े भाभी जो है घर छोड़ के चले जाएं। उनका हुँ, शादी के बाद वो खुद मेरे फ्लैट में आकर रहते थे, वालिद साहब के साथ, मेरी जो छोटी भाभी है उनको लेकर। और उनका मतलब हम सब के साथ अच्छा बिहेवियर था। मेरे खुद वालिद साहब ने भी कई बार तारीफ़ें की है उनकी छोटी भाभी की और चीज़ों को लेकर। खैर मैं वो डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन खुद सचवाला जी का ये था कि मैं कब कब तक किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहूँ। जब मेरा घर है, तो मैं उस चीज़ को एक एक मिल बैठ के बात करेंगे। उनको मतलब तलाक देने का भी कुछ इरादा नहीं था सचवाला जी का। हमेशा ये चाहते थे कि चीज़ों को एक पॉज़िटिव वे में चीज़ों को लिया जाए, और मतलब एक दरमियानी रास्ता निकाल कर इसको, जो हो गया होगा, एटलीस्ट अब यहाँ से इसको चीज़ों को हम पॉज़िटिव वे में लें। इसका मैं खुद गवाह हूँ। जैसा मैं बताया कि मैंने पिछले 3 साल से तो मेरी कुछ ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं है मेरे भाभी के साथ, लेकिन आज भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले करीब 5-6 साल मैंने उनके साथ कितना टाइम गुज़ारा, चीज़ों को सचवाला जी और भाभी के बीच में जो नाइत्तेफ़ाक़ी थी, या जो भी चीज़ें क्लैशेज़ थे, उसको दूर करने के लिए, मेरे भतीजे के बिहेवियर को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ चीज़ों को करने की कोशिश की। तो उनके घर के जो पर्सनल चीज़ें हैं, जितना मुझे उसका इल्म है, मेरे कोई भाई-बहन को उतना नहीं है। क्योंकि वो मतलब हुँ, एक अलग पर्सपेक्टिव से बाद में चीज़ों को देखने लगे, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी पे रह के उनके साथ काम किया। और यकीन जानिए, जितना भी मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें हमेशा मैंने थोड़ा-सा बयास लिया अपने भाभी का, हमेशा उनको सपोर्ट कर किया। ये खुद भाभी इसका एतराफ़ कर सकते हैं इसका, कि मैंने हर चीज़ में, हालाँकि बाज़ चीज़ों में दिखता था कि ये भाभी की ज़्यादती है, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक औरत है और एक वो मतलब दूसरे घर से आए सो है हमारे, तो हम उनके साथ थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना। तो कई चीज़ों में मैं सचवाला जी को समझाता था कि ठीक है, आप नज़रअंदाज कर दें। तो
इस तरीके का सिचुएशन था, उसमें उनके जो पर्सनल चीजें हैं मैं जानता हूँ, ये मतलब मेरे खुद दूसरे भाई बहन को उसका इल्म नहीं है, तो उस बेसिस पे मैं कहता हूँ कि सचवाला जी ने वाकई सफर किया है और उनका जो बड़प्पन है वो कोई नहीं जानते, मेरे भाई बहन के सामने भी इल्म नहीं है। खैर मैं वो पर्सनल चीजें नहीं डिस्कस करूंगा। एक मोमेंट ऐसा आया साहिल जहां पर जी मुझे लगा कि नहीं, मैं और मेरे भाभी का साथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है और ये बहुत गलत बात हो रही है। उसके बाद मैंने अपने आप को किनारा कश कर लिया उस चीज का। तो खैर मैं वो सब पर्सनल चीजें नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन हकीकत ये है। जी जी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा सुना मोहम्मद भाई को कि किस तरीके से जो एक अलग स्टोरी थी उसको एक अलग अंदाज दे के रंग दे के अपने तरफ से सवालात जो है उस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, और जो सचवाला जी के जो दूसरे भाई है कैफ भाई, उनसे सवालात किए गए और उसको एक अलग अंदाज, एक अलग इंटरप्रिटेशन, जैसे कुरान का इतने सारे इंटरप्रिटेशन है और सब एक दूसरे को गुमराह, काफिर और मुर्तद कहते हैं, तो ये इनको इंटरप्रिटेशन लेने की आदत है, ये आदत से मजबूर है। तो इन्होंने क्या किया कि जो हाफ इंफॉर्मेशन थी उनके पास, उस हाफ इंफॉर्मेशन को लेके इन्होंने अलग अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाया और सचवाला जी की पर्सनालिटी को जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की इन्होंने। और मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहम्मद भाई का कि उन्होंने साहिल आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज चली गई है साहिल भाई, आपकी आवाज चली गई है। नहीं, आवाज नहीं आ रही अभी भी। अरे म्यूट पर है आप, म्यूट पर हो आप। अभी अभी आ रही है क्या? हाँ, हाँ अभी आ अभी रही आ है। रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से वो वायर लूज हो गया था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये इन मुफ्तियों को इंटरप्रिटेशन करने की आदत है कुरान को लेकर, हदीसों को लेकर, वही और जो फिर से आपकी आवाज गई। फिर से म्यूट हो गए, फिर से म्यूट हो गए। अभी आ रही है अरे म्यूट हो गए, शायद। म्यूट म्यूट हो गए हैं। अभी अभी आ अभी रही है, अनम्यूट हो गए, फिर से म्यूट हो गए। हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रही है ना? अच्छा, जी। इसको फटाफट ये करते रैप करते ताकि माइक का इशू ना हो। तो कहना ये चाह रहा था कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे मोहम्मद भाई का कि उन्होंने इस बात को गौर किया, फिक्र की और सोचा कि ये जिस तरीके से सचवाला जी को बदनाम किया जा रहा है जो कि हकीकत नहीं है, तो उनको सामने आना चाहिए और जो हकीकत है वो सामने रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से मोहम्मद भाई आपको। और मैं तो चाहूँगा कि अगर सचवाला जी अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए ज्वाइन करे, तो हमारे लिए यानी ये खुशनसीबी होगी हमारी, और खुशी की बात होगी, हमारे दर्शकों के लिए खुशी की बात होगी कि अगर सचवाला जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो। साहिल मैं आपकी आवाज फिर से गई और मैं कुछ पॉइंट रखना चाह रहा था, आपकी इजाजत हो तो। जी आपकी भाई, आवाज आप नहीं आ रखे साहिल भाई, तभी तक आप माइक का इशू सॉल्व कर लो। आप आपकी बात रख लो भाई। मैं और एक चीज ये बताना चाह रहा था कि इतना सब होने के बावजूद जिस तरीके से सचवाला जी के खिलाफ झूठ बोला गया, चाहे वो इंटेंशनल हो या नॉन इंटेंशनल हो, ना कि जस्ट वो स्ट्रीम, बट उसके बाद भी उस चीज को, गलत चीज को पकड़कर जिस तरीके से बात को उछाला गया। पहली चीज,
यहाँ पर मुफ्ती आना कराम से मेरी अदबन गुजारिश है कि अपनी इस गलती को सुधारें, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट होगा दूसरे मोमिनीन के सामने भी कि आप जब गलत बयानी हुई, जब आपके सामने हकीकत आई, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है इस्लामी एतबार से भी और एक माने में अखलाकी एतबार से भी कि इसकी माफ़ी मांगी जाए। और दूसरी चीज़ मैं और एक बयान ये करना चाह रहा हूँ साहिल, कि इतना सब होने के बावजूद, क्योंकि ये जो स्ट्रीम हुई थी मेरे बड़े भाई की जो यासिर नदीम साहब से जो गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद किस तकलीफ से सचवाला जी गुजरे ये मैं जानता हूँ। क्या हालत हुई थी उनकी, उसके बावजूद भी आज जब मैं स्ट्रीम में ऐसा करने वाला है बोल के जब बात मालूम हुई सचवाला जी को, तो मुझे कॉल कर मैं ये अपने से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ और ना तो मैं उनको ऊपर दिखाने की बात कर रहा हूँ, मेरे दिल में जो इज्जत है उसको मैं बयान कर रहा हूँ। वो होने के बावजूद भी मेरे को कॉल करके बोलते हैं, बेटा तुम जो भी कहना सच कहना, ना तो तुम मेरी साइड देना ना तो किसी और की साइड देना, तुम हक को छोड़ के झूठ का सहारा हरगिज नहीं लेना, क्योंकि वो भी तुम्हारे भाई है, हमारी फैमिली है। ये इसका तुम बिल्कुल भी एहतराम करना और कोई गलत बात नहीं करना और किसी को कोई चीज़ की तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो ये होता है आला कैरेक्टर। ऐसा नहीं कि बस अरे मेरे खिलाफ बोला गया तो तुम भी जाओ जाकर बोलो, वो कर दो, नहीं। मेरे से तकरीबन 3-4 बार पिछले 2 दिन में सचवाला जी ने हर बार जब भी कॉल किया यही बोला, मैं तुमको फिर से जता रहा हूँ कि तुम झूठ कलामी नहीं करना और किसी को, खासकर मेरे वालिद को तकलीफ ना हो, तुम इसका ख्याल तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो ये होता है एक आला तरीन इंसान की सोच का। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहम्मद भाई कि आप आए और आपने हकीकत बयान की। जितने लोग देख रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि 2700 लोग तक देख रहे थे लेकिन लाइक्स जो है वो नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और इसके अलावा जो सचवाला जी का जो चैनल है आप यूट्यूब पे मसूद देखो सचवाला जी के चैनल का अगर लिंक निकाल के डाल दो तो अच्छी बात है, वरना हम कोशिश करेंगे उनके चैनल का लिंक अभी शेयर करने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर यूट्यूब में आप सचवाला चैनल अगर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। जितने लोगों ने सचवाला जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दे। कुछ सुपर चैट्स आए थे, मैं वो फटाफट जो है वो ले लेता हूँ और इसके बाद जो है अगर सचवाला जी हो सकता है बिज़ी हो या वो नहीं देख रहे हो तो हम फिर स्ट्रीम को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद ट्यूसडे मसूद की स्ट्रीम होगी। वेडनेसडे हम अपने चैनल पे स्ट्रीम करेंगे, इसी चैनल पे मुताका एपिसोड 2, ठीक है ना मसूद? ट्यूसडे आपके वहाँ स्ट्रीम है, वेडनेसडे मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ जी और जी। हाँ, और 11 तारीख को हम एक आपके इस नाचीज़ दोस्त सरप्राइज। का बर्थडे है और कभी ज़िंदगी में इस्लाम में रहते हुए मैंने बर्थडे मनाया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बार जो है हम शान से, धूमधाम से बर्थडे मनाएँगे इस चैनल पर भी आप लोगों के पहला साथ। और पहला बर्थडे साहिल भाई का हम सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, एक्चुअली पहला नहीं, ये दूसरा होगा क्योंकि इस्लाम छोड़ के मुझे 2 साल हो गया है, 2 अढ़ाई साल हो लेकिन गया है, तो सेलिब्रेट जब नहीं किया था आपने। हाँ, मतलब छुप-छुपा के वो कुछ मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे, तो उनको जो है पता चला था कि मेरा बर्थडे है, तो वो मेरे जो थेरेपी सेंटर था छोटा-सा, वहाँ पे आए थे वो लोग रात के 10 बजे केक लेके आए और कुछ और भी चीज़ें लेके आए और उसके बाद फिर हम बैठ के जो है वो किसी को पता नहीं था हमने बर्थडे मनाया था। लेकिन इस बार जो है पब्लिक में ओपन हम मनाएँगे ताकि जो हमारे वो मुसलमान भाई जो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग भी मनाइए, एक ज़िंदगी मिली है, खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए और लाइफ को एन्जॉय करें, दूसरों को आप तकलीफ़ ना दें। बस इसके अलावा आप जितना एन्जॉय करना चाहते हैं आप करिए, कोई रोक-टोक नहीं है। कानून के दायरे में रह के आप ज़िंदगी जो है अच्छे से गुज़ारें। तो ये
3 अपडेट मैंने दे दिया आपको। ट्यूसडे शायद मसूद के चैनल पे स्ट्रीम होगी, वेडनेसडे इस चैनल पे मुता एपिसोड 2 होगा और फिर उसके बाद 11 तारीख को बर्थडे स्पेशल हम मनाएंगे। सुपर चैट्स जो आए थे वो हम फटाफट ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रीम क्लोज करेंगे। अगर अच्छा, ये स्पेसिफिकली हाँ सच वाला जी के चैनल का लिंक है यहाँ पे, सब डाल एक बार दिए। सब्सक्राइब कर लो, हम हाईलाइट कर दिए हैं। हाँ, जी हाँ हाँ, तो ये सच वाला जी के चैनल का लिंक है। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। अगर मोहम्मद भाई से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको करना है तो आप सुपर चैट के जरिए से कर सकते हैं। मीनवाइल वो आप देख लेना मसूद, जो नए सुपर चैट्स आएंगे, अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन मोहम्मद भाई के लिए होगा तो उसको आप हाईलाइट करके बताना ताकि हम वो ले ले। मोहम्मद भाई थोड़ा देर आपको और रुकना है और उसके बाद फिर हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे, या अगर आपको अगर वक्त की किल्लत है तो आप फिर स्ट्रीम छोड़ भी सकते हैं। जी, अभी थोड़ी देर थोड़ा वक्त है मेरे पास, उसके ठीक बाद है मेरी मीटिंग है, तो जब तक तो मैं हूँ। लेकिन उससे जी। पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साहिल, कि आपने मुझे मौका दिया, अपना प्लेटफॉर्म शेयर किया, जहाँ पर मैं आकर जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई करना चाह रहा था, सच बात को सामने रखना चाह रहा था, उसका मौका दिया आपने। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से मतलब सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब बड़ी इत्मीनान से जो सच है उसको सुनने की कोशिश की, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।